Hello children, welcome to the channel H2O the A to Z of chemistry। हम पढ़ रहे हैं केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस एक क्लास 9th ICSE का टॉपिक और आज इसका है लेक्चर नंबर 5। सो प्लीज मेक श्योर आपने पहले सभी चारों लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हो। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल चेंजेस क्या होती है, केमिकल चेंजेस क्या होती है और उनके बीच में डिफरेंशिएशन क्या होता है। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, उन्हें डिटेल में वन बाय वन अंडरस्टैंड किया। आज इस लेक्चर में विच इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फ्रॉम द टॉपिक, हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द कंडीशंस एसेंशियल फॉर अ केमिकल चेंज। उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड फाइनली द केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस। सो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये सब चीजों की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज बी विद मी टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं द कंडीशंस फॉर अ केमिकल चेंज। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। और उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। सो हमने अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में एक टाइप जो हमने स्टडी की वो थी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में से एक टाइप की ही आज बात करते हैं, दैट वाज द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने किया क्या था? हमने एक सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस को हमने क्या किया, उस सब्सटेंस को हमने हीट किया, उस सब्सटेंस को हमने हीट किया और उससे ज्यादा दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को फॉर्म किया, ठीक है। अब अगर हम इसको हीट ना करते तो ये तो प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं करने वाला था, ये ऐसे ही रहने वाला था। हमने उसको हीट किया और हीट करने पे प्रोडक्ट्स फॉर्म किए और हमने ये अंडरस्टैंड किया कि इस सब्सटेंस के अंदर जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, ठीक है, इस सब्सटेंस के अंदर कुछ एटम्स प्रेजेंट थे, एटम्स के बीच में कुछ बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए थी? हमें हीट चाहिए थी, ठीक है। इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमने उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया। अब इसको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं आज कि टेम्परेचर से एक्चुअली होता क्या है। टेम्परेचर से एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को क्या फॉर्म करना है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना है प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए ये हमारे पास एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है। पहली चीज ये है कि इन दोनों के बीच में कोई कोलिजन होना चाहिए, ये दोनों आपस में टकराएंगे। आपस में जब ये टकराएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार तो ये टकरा के वापस चले जाए, कुछ भी ना हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करें, उनके कंबाइन करने से फिर उसके बाद कुछ चेंजेस हो और उसकी वजह से क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, राइट। तो सबसे पहली फोरमोस्ट कंडीशन है कि वो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन होनी चाहिए। और वो कोलिजन जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट फॉर्म करेगी ही करेगी, बट सबसे पहली कंडीशन हो गई कि द केमिकल रिएक्शन विल अकर व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दे विल कोलाइड विद वन अनदर। Now, for a reaction to take place, the reactant molecules they must possess a certain minimum amount of energy called as the threshold energy. अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी हो जिससे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सके, वो बॉन्ड्स को तोड़ सके, क्योंकि बॉन्ड्स को तोड़ने उसके लिए एनर्जी तो चाहिए। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी ही चाहिए सो दैट कि वो रिएक्ट कर सके। अब टेम्परेचर क्या करता है? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमें मालूम है कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो पहली बात ये है कि उससे जो कोलिजन्स का नंबर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कोलिजन्स का नंबर बढ़ जाएगा तो पॉसिबल चांसेस
कि वो जो कोलिजन्स है वो इफेक्टिव हो, वो कोलिजन्स एक ऐसा कोलिजन हो जिसकी वजह से रिएक्शन हो सकता, ठीक है। प्लस ये जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है उससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाएगा जिनके पास ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज द थ्रेशहोल्ड एनर्जी होगी, ठीक है। कोलिजन्स का नंबर भी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का नंबर भी बढ़ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी हैविंग एनर्जी मोर देन द थ्रेशहोल्ड एनर्जी, इक्वल टू और मोर देन। अगर उतनी एनर्जी आ गई तो अब पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब कलाइड करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पहली बात reactant molecules की collisions का नंबर बढ़ जाएगा, plus the molecules which are having this minimum amount of energy, the threshold energy, that will also be increasing, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को हमने हीट किया तो पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन बना, तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। और हमने इसको हीट किया था पोटेशियम नाइट्रेट को, तो हमने उसका क्या किया है, वेल हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज फॉर्मिंग HCl। तो सनलाइट क्या देता है, सनलाइट भी तो हीट ही देता है, राइट, वो भी तो हीट एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी दे रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सके, ठीक है, और नया प्रोडक्ट फॉर्म कर सके, दैट इज HCl। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, वेल यूवी रेज की प्रेजेंस में ओजोन के 2 मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, और ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज दिस रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ओजोन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सनलाइट में से यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, और वेल उसके बाद वो जो यूवी रेज होती हैं अगर वो डायरेक्टली ऐसे ही हमारे पास पहुंच जाए तो वो बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड दे कैन बी कैंसर कॉजिंग ऑल्सो, सो लॉट्स मेनी प्रॉब्लम्स अगर ये यूवी रेज एब्जॉर्ब ना हो जो कि हमें सनलाइट से मिलती है, ठीक है। सो ओजोन का काम होता है उन सनलाइट की रेज में से यूवी रेज को एब्सॉर्ब करना और हमारे तक सिर्फ सनलाइट की हीट और लाइट को रीच करने देना। सो ये वाला जो रिएक्शन है अगेन, ये कैसा रिएक्शन है, ये यूवी रेज ले रहा है, यूवी रेज अगेन एनर्जी की फॉर्म है। सो दीज आर ऑल द रिएक्शंस वेयर वी कैन सी कि द केमिकल रिएक्शंस दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। सो नेक्स्ट फैक्टर है क्लोज कंटैक्ट। क्लोज कंटैक्ट का मीनिंग, वेल सर्टेन केमिकल रिएक्शन that it need the reactant molecules to be in close contact for successful reactions। जब वो पास पास में आएंगे तभी तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। अब क्लोज कंटैक्ट के लिए हम कर क्या सकते हैं, या तो दो चीजें हम कर सकते हैं। पहली चीज है कि हम उन सॉल्ट्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके उनका सोल्यूशन फॉर्म कर दें, या हम उनको आपस में ग्राइंड करा दें सो दैट कि वो एक क्लोज कंटैक्ट में एक दूसरे के साथ आ जाए और रिएक्शन पॉसिबल हो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड है और पोटेशियम आयोडाइड है, इन दोनों को अगर हमें रिएक्ट कराना है या तो हमें इनका एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ेगा और फिर इन दोनों को रिएक्ट कराना पड़ेगा। मर्क्यूरिक क्लोराइड को भी पानी में डाला, पोटेशियम आयोडाइड को भी पानी में डाला, दोनों को आपस में रिएक्ट करा दिया, बनेगा मर्क्यूरिक आयोडाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों सॉलिड्स हैं और इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ ग्राइंड करें, ठीक है। दोनों को डाल के हमने अच्छे से इनको मिक्स कर दिया, ग्राइंड कर दिया एक दूसरे के साथ, राइट। और जब वो ग्राइंडिंग हम करते हैं तो उस ग्राइंडिंग में भी बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वेल दोनों आपस में क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं और रिएक्शन हो जाता है, दैट प्रोड्यूसेस मर्क्यूरिक आयोडाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। So mercuric iodide, this has a deep red color. Next we have is the light radiations. So light radiations again बहुत सारी ऐसी reactions हैं जिसके लिए light की presence important है। For example अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन और क्लोरीन जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में, इनफैक्ट दिस इज नॉट जस्ट सनलाइट, इट इज डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी मॉर्निंग जैसे अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग की जो लाइट होती है उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
राइट तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, लाइट की प्रेजेंस चाहिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली आपको कुछ और चीजें भी बता सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन को रिएक्शन कराने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, ये डार्क में भी हो सकता है, ठीक है, HF फॉर्म होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मैंने आपको बताया दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डिफ्यूज्ड सनलाइट। यहाँ पे हमें डार्कनेस चाहिए थी, यहाँ पे डिफ्यूज सनलाइट चाहिए थी। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिएक्शन। हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं 2HBr, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है, इसके लिए वेल हमें इन्हें हीट करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद एक और रिएक्शन बताती हूँ दैट इज हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन एंड आयोडीन के लिए ना तो राख में वो रिएक्शन होता है, ना वो सनलाइट में होता है, ना वो सिर्फ सिंपली हीट करने पे होता है। हीट करना पड़ता है हमें इसको इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। जब हम इसे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं देन इट फॉर्म्स HI। ओके, नाउ व्हाट इज द कैटलिस्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट जस्ट नाउ, बट अभी के लिए आप अंडरस्टैंड करो कि डिफरेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड है फॉर अ केमिकल चेंज टू टेक प्लेस। तो रिएक्टेंट्स कौन सी कंडीशंस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, वेल डिपेंड करता है कि उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी कितनी है, ठीक है। तो फ्लोरीन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इन 4 रिएक्शन से कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसको बिल्कुल हम डार्क में भी करा सकते हैं। उसके बाद क्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी होगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी सनलाइट की जरूरत है। और उसके बाद ब्रोमीन जहाँ पे हमें हीट करना पड़ा, और आयोडीन के केस में हीटिंग के साथ साथ हमें कैटलिस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कैटलिस्ट वेन सो इट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस में हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती है फॉर अ रिएक्शन। सो ये भी आप एक चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफ्यूज सनलाइट में HCl फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रेशर। सो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराने के लिए हमें एक बहुत ही हाई प्रेशर की जरूरत होती है, मच हायर देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो गैसेस हैं, इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए आपस में सो दैट कि ये अमोनिया फॉर्म करें, व्हेन द प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड इज 250 एटमॉस्फेयर। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट वैल्यू इज 1 एटमॉस्फेयर। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए सो दैट कि द प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। सो हर एक रिएक्शन के लिए टिपिकल कंडीशंस होती हैं जो कि हमें अटेन करनी पड़ती है सो दैट कि वो रिएक्शन हो सके। नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं which are brought about by the electric current. For example, we have water. तो वाटर को अगर हमने डिकम्पोज कराना हो और इलेक्ट्रिसिटी हमें उसके लिए चाहिए है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी आर गोइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर व्हाट वी विल बी गेटिंग इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट. So use of a catalyst, what are first of all catalysts? Now let us understand more about the catalyst. So catalyst वो substances होते हैं, chemical substances होते हैं जो कि alter करते हैं rate of a chemical reaction को, या वो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं या वो केमिकल रिएक्शन के रेट को कम कर सकते हैं। जनरली लोग ये सोचते हैं कि जब हम वर्ड कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज ओनली फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बट डू रिमेम्बर कैटलिस्ट एक जनरल टर्म है जो कि हम यूज करते हैं उन सब्सटेंसेस के लिए जो कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, चाहे वो कम करें चाहे वो बढ़ाएं, बट उसमें एसेंशियल कंडीशन क्या है कि दे देमसेल्व्स डू नॉट अंडरगो एनी चेंज इन द केमिकल रिएक्शन। उनको खुद को कुछ नहीं होता, सिर्फ वो रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, या वो तेज कर देते हैं या वो कम कर देते हैं, ठीक है। So the process due to which the rate of the chemical reaction this gets altered due to the presence of a catalyst, this is called as catalysis. तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो ऑल्टर कर रहे हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को उसको हम कैटालिसिस बोलते हैं, एंड द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन और आयोडीन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में
HI फॉर्म करते हैं, H2 plus I2 forming 2HI, right? So this takes place in the presence of a catalyst. तो ये रिएक्शन क्या होगी? वेल ये रिएक्शन होगी एक कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और जो सब्सटेंस हम यूज करेंगे दैट इज प्लैटिनम। यहाँ पे हम एक मेटल यूज करते हैं दैट इज प्लैटिनम फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। सो प्लैटिनम इज गोइंग टू बी अ कैटलिस्ट। लेट अस टॉक मोर अबाउट इट। सो हमारे पास दो तरह के कैटलिस्ट हो सकते हैं, या पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होंगे जो कि एक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे, और नेगेटिव कैटलिस्ट वो होंगे जो एक रिएक्शन के रेट को रिटार्ड करेंगे, जो उसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है। सो पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो पॉजिटिव कैटलिस्ट को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। सो पोटेशियम क्लोरेट से जब हमें KCl और ऑक्सीजन फॉर्म करना होता है, डिकम्पोज कराना होता है पोटेशियम क्लोरेट को, तो वहां पे कैटलिस्ट चाहिए होता है MnO2. So MnO2 is going to increase the decomposition of potassium chlorate. नेक्स्ट वी हैव इज वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल के अंदर जब हम हाइड्रोजन डालते हैं और उस रेट को, हमें रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना होता है, देन व्हाट वी यूज इज फाइनली डिवाइडेड निकल, ठीक है। और उससे हमें मिलता है वेजिटेबल घी। सो फाइनली डिवाइडेड निकल इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव कैटलिस्ट बिकॉज दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड हाइड्रोजन, ओके। Next we have is SO2 plus O2 forming SO3. This is in the presence of a catalyst V2O5. This is vanadium oxide, vanadium pentaoxide. So SO2 plus O2 forming SO3, sulfur dioxide plus oxygen forming sulfur trioxide. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम होता है कंटैक्ट प्रोसेस। आप याद भी कर सकते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंटैक्ट प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हमें कैटलिस्ट क्या चाहिए है? हमें कैटलिस्ट चाहिए है V2O5 जो इस रिएक्टेंस के रेट, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वी हैव इज द नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को रिटार्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वेल वो बहुत आसानी से ब्रेक डाउन करके फॉर्म कर सकता है वाटर एंड ऑक्सीजन। तो आपने मार्केट में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को खरीदा, ठीक है। आपने उसको फॉर एग्जांपल नॉर्मल लाइट के अंदर आपने उसको रख दिया। लाइट के प्रेजेंस में H2O2 बहुत आसानी से डिकम्पोज करके वाटर और ऑक्सीजन फॉर्म कर सकता है। वैसे भी अगर आप उसको बहुत देर ऐसे ही पड़े रहने देंगे, वो धीरे धीरे डिकम्पोज करके वाटर और ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। मगर हम नहीं चाहते, हमने तो मार्केट से वाटर और ऑक्सीजन खरीदा थोड़ी ना है, हमने तो मार्केट से हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीदा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन ना हो, हमें उसे जिस काम में लेके आना है हम उसके लेके आ सके। तो वेल उसकी इस डिकम्पोजिशन को रिटार्ड करने के लिए कि वो इतनी जल्दी से ब्रेक डाउन करके वाटर और ऑक्सीजन ना फॉर्म करे, हम उसमें डालते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो H3PO4 क्या हो गया? वेल वो हो गया एक नेगेटिव कैटलिस्ट, क्योंकि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन के रेट को कम कर रहा है। Similarly, alcohol this retards the oxidation of chloroform. क्लोरोफॉर्म क्या होता है? वो बेहोशी की दवाई। दिस इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ऑल्सो। और आप लोगों ने अपनी मूवीज में बहुत बारी देखा होगा कि वो है एक चोर आता है चोरी करने के लिए और हैंकी के ऊपर उसे कोई दवाई सी छिड़कता है और उसके साथ फिर वो जो भी घर में प्रेजेंट होता है उसको वो सुखा के उनको बेहोश कर देते हैं। तो वो जो दवाई वो यूज करते हैं ना, वो होती है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन को अल्कोहल रिटार्ड करता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्लास 10 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना शुरू करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इसको एज एन एग्जांपल याद कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अब कैटलिस्ट के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको सीखनी है, दैट इज अ प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? वेल प्रमोटर
जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, these are going to be the substances which themselves they cannot act as the catalyst, but when they are present along with the catalyst they are going to improve the efficiency of the catalyst. वो catalyst की efficiency को promote करते हैं, उसको बढ़ाते हैं. खुद से अगर आप उसको अकेले ही यूज करोगे केमिकल रिएक्शन में तो उससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला, बट जब आप उसको कैटलिस्ट के साथ यूज करोगे तब वो रेट ऑफ द रिएक्शन को कंट्रोल करने में कैटलिस्ट को हेल्प करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें टेम्परेचर चाहिए है 450 डिग्री सेल्सियस. हर एक रिएक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर होता है कि वो जरूर होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके लिए हाई प्रेशर की भी जरूरत होती है, 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चाहिए है. साथ में इस रिएक्शन के होने के लिए हमें आयरन चाहिए है एज द कैटलिस्ट. अब आयरन के साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MO. MO क्या होता है, well this is the metal that is molybdenum. Molybdenum, B. Okay, so this is molybdenum. So molybdenum क्या करेगा, well ये आयरन के एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा. ठीक है, so this is going to be acting as a promoter. So iron acts as a catalyst and molybdenum acts as a promoter for the iron catalyst. Next we have is inhibitor. तो इनहिबिटर क्या करेगा, किसी कैटलिस्ट के काम को रोकेगा. ठीक है, so inhibitors they are the substances which reduce the efficiency of the catalyst when mixed with them. For example, compounds such as arsenic oxide and mercury salts, they decrease the rate of many enzyme catalyst biochemical reactions in the human body. अब आप इसे कैसे अंडरस्टैंड करोगे, वेल हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. वी कॉल देम टू बी द बायोकेमिकल रिएक्शंस क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर होती है. ठीक है, ओके. सो अब इन रिएक्शंस के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है. सो आप ये समझो कि हमारी बॉडी में एक रिएक्टेंट्स है. ठीक है, वो रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहे हैं. उस प्रोडक्ट के फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए है, एंजाइम चाहिए है. तो एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा कैटलिस्ट. ठीक है, मगर कई बार ऐसा होता है कि हम इन रिएक्शंस को नहीं चाहते कि प्रोसीड करें आगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है. ठीक है, तो जैसे कि जुकाम होता है, खांसी होता है, बहुत बारी ये रिएक्शन जो होती है वो एलर्जिक रिएक्शंस होती है. उस एलर्जिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं और उसके लिए एंजाइम है. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर वो एलर्जिक रिएक्शन ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए कोई मेडिसिन खा लेते हैं कि वो हमें जो एलर्जी हो रही है वो ना हो. तो ये जो हमने मेडिसिन खाई वो करती क्या है, वो मेडिसिन इस एंजाइम के काम को रोकती है, वो उसको इंटरफेयर करती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये एंजाइम मेडिसिन क्या कर रही है, वेल वो एंजाइम था जो कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा था. हम चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट ना फॉर्म करे, उसके लिए हमने उसको मेडिसिन दे दी, एक एंटी एलर्जिक वाली दवाई दे दी, सो दैट कि वो एलर्जिक रिएक्शन ना हो. ठीक है, तो ये मेडिसिन यहाँ पे क्या काम कर रही है, वेल ये काम कर रही है इनहिबिटर का. समझ में आया. तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं. बहुत सारी रिएक्शंस के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं. और अगर हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन ना हो तो हमें वहां पे कुछ ऐसी चीजों का यूज करना पड़ता है जो कि उस कैटलिस्ट की, जो उस एंजाइम की एफिशिएंसी को डिक्रीज करते. सब सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स. The next we have is the characteristics of chemical reactions. जब भी chemical reactions है उसके अंदर आप क्या क्या चीजें देख सकते हो. सबसे पहली चीज है the change in the state of matter. So बहुत सारी chemical reactions में आप देखोगे कि जो reactant के molecules हैं उनकी जो state है that is going to be different from the state of the product that is going to be formed.
right? So a number of chemical reactions involve a change in the state of matter of one or more substances such that the reactants they react together to produce products which are gaseous in nature or vice versa. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया और HCl दोनों ही गैसेस हैं, दोनों कंबाइन करके सॉलिड फॉर्म करते हैं, दैट इज अमोनियम क्लोराइड. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर. पहले हमारे पास गैसेस थी, प्रोडक्ट में हमारे पास एक सॉलिड आ गया. नेक्स्ट वी हैव इज चेंज इन कलर. तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस होगी जहां पे आप वन और मोर सब्सटेंसेस का चेंज इन कलर देख सकते हो. और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस के कलर चेंजेस मैंने आपको बताए भी जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे थे. सो वी हैव द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट फॉर्मिंग FeSO4 प्लस कॉपर. अब यहाँ पे आयरन एक सॉलिड है, आप लोगों को आई होप याद है ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. आयरन दिस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन फॉर्मिंग FeSO4 प्लस कॉपर. आयरन का जो नेल था आप लोगों को याद हो कि हमने देखा भी था कि हमने उसको ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाला था और जो आयरन का नेल था उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो गया था और कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो गया था, फेरस सल्फेट बनने की वजह से ग्रीन कलर का हो गया था. सो ऑल दीज कलर चेंजेस दे आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, राइट. सो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर किस में चेंज हो गया था, ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट सोल्यूशन. और आयरन के नेल के ऊपर जो कि एक सिल्वरिश कलर का आयरन नेल था उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट फॉर्म हुआ, दैट इज कॉपर. नेक्स्ट वी हैव इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको रिएक्ट कराने के लिए हम उनको पानी में डालते हैं तो वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं. मगर जब हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर और वो आपको एक इनसॉल्युबल सॉलिड की तरह दिखाई देगा नीचे टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ. तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेल उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. So some insoluble solid products they are formed in some of the chemical reactions. These are called as precipitates. For example, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं हम इनको. ठीक है, तो हमारे पास है NaCl प्लस AgNO3. ये दो सॉल्ट्स हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं. सोडियम क्लोराइड भी पानी में सॉल्युबल होता है, सिल्वर नाइट्रेट भी पानी में सॉल्युबल होता है. हमने उन दोनों को आपस में सॉल्यूशन फॉर्म में रिएक्ट कराया. प्रोडक्ट फॉर्म हुआ AgCl और NaNO3. अब NaNO3 तो पानी में सॉल्युबल होता है तो ये पानी में ही रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा. मगर जो AgCl होता है दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो दिस विल बी फॉर्मिंग द व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl. ठीक है, तो ये आपको इनसॉल्युबल सॉलिड व्हाइट कलर के प्रोडक्ट्स NaNO3 के एक्वस सॉल्यूशन में दिखाई देंगे. So AgCl this forms white precipitate और precipitates को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, with the help of a down arrow. FeSO4 plus NaOH. अगेन इससे क्या बनता है, फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में सोडियम सल्फेट बनता है. सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर बट फेरस सल्फेट के डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. सो बहुत सारी ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर प्रोडक्ट में गैसेस फॉर्म होती हैं और हम उन गैसेस के रिलीज को देख सकते हैं. कई बार हम उनको हमें मालूम होता है कि वो गैस रिलीज हो सकती है तो हम उस गैस इवॉल्व हुई है, वो गैसेस कलरलेस होती हैं तो उनके लिए हम कुछ टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि whether the gas was evolved or not. But in many of the reactions you will find that there is going to be an evolution of a gas. For example, we have zinc plus H2SO4. Zinc और H2SO4 के रिएक्शन से क्या होगा, हमने ये रिएक्शन पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. हाइड्रोजन से जिंक ज्यादा एक्टिव होता है, हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ा था. तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा जिंक और फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एंड हाइड्रोजन गैस इज अ कलरलेस गैस. So in this reaction hydrogen gas evolves producing bubbles in the liquid reactant. This bubble formation when a gas passes through a liquid is called as effervescence. और इस effervescence को आपने बहुत frequently तब देखा है जब आप एक ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक को डालते हो.
जब आप ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक को डालते हो तो वेल कोल्ड ड्रिंक के अंदर प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर हाई प्रेशर, और जैसे ही आप बॉटल को खोल के ग्लास में उसको डालते हो तो वो जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और प्रेशर जब कम हो जाता है तो आप लिक्विड के अंदर बहुत सारे बबल्स को देखते हो। ये बबल्स किसकी हैं? ये बबल्स है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस भी होती है जहां पे हाइड्रोजन गैस जैसे कि रिलीज हो रही है। सो वी कैन सी दोस बबल्स राइजिंग अप, एंड द बबल्स राइजिंग अप इन द लिक्विड, दिस इज कॉल्ड एज effervescence. Next we talk about now the energy changes taking place in the chemical reactions. तो हमने अभी पढ़ा था जब हमने केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक को शुरू किया कि जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स में दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच वी कॉल एज द बॉन्ड। ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ये बॉन्ड्स जो होते हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल दे हैव टू बी ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स दे हैव टू बी फॉर्म्ड इन द केस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो हमें सबसे पहले एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, और जब भी नए बॉन्ड्स बनते हैं प्लीज डू रिमेंबर दैट एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिलीज्ड। जब बॉन्ड्स को तोड़ना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जब भी नए बॉन्ड बनते हैं तब हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, now the energy required to break the bonds in the reactant molecules is generally not equal to the energy released when the new bonds they are formed. ठीक है, सो एनर्जी चाहिए है बॉन्ड्स तोड़ने की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, और प्रोडक्ट्स जब हम होंगे तो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। मगर इन दोनों का जो केस होता है वेल हम देखते हैं कि वो जो बराबर नहीं है। कई बार ये ऐसे होता है कि हमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स rather than the energy that is going to be released when the new bonds they are going to be formed. उस केस में एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। और कई केसेस में ऐसा होता है कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वो काफी कम होती है, और जब नए बॉन्ड्स बनते हैं बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। उस केस में वी विल बी सीइंग दैट द एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. So these energy changes that are taking place in a chemical reaction, they occur in the form of heat, light and electricity. The heat change during a chemical reaction is represented by delta H. ये जो ट्राइंगल है इसको हम बोलते हैं डेल्टा, which represents a change. ठीक है, तो कोई भी चेंज जब केमिकल रिएक्शन में हो in the form of a heat change, that is represented by delta H. The energy is absorbed during a reaction if the energy required to break the old bonds in the reactant molecules is greater than that released during the formation of a new bonds in the product molecules. तो एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी? एनर्जी तब एब्जॉर्ब होगी जब हमें बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़े और नए बॉन्ड्स के बनने में एनर्जी कम रिलीज हो। और एनर्जी रिलीज कब होगी? एनर्जी तब रिलीज होगी जब टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड्स in the products is going to be more than the energy required to the old bonds in the reactant molecules. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आया कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के, उनके बीच में एटम्स प्रेजेंट है, उन एटम्स को एक आपस में जोड़ के रखने वाली ताकत को हम बॉन्ड बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर इस रिएक्शन को होना है तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के जो एटम्स हैं उनके बॉन्ड्स को हमें तोड़ना पड़ेगा, नए बॉन्ड्स को हमें फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड के तोड़ने में हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और ये दोनों जो एनर्जीज होती हैं वो बराबर नहीं होती। कई बारी बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कई बारी बॉन्ड के बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड और बॉन्ड के बनने में एनर्जी इज रिलीज्ड, और ये सारी जो एनर्जी चेंजेस हैं दे टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
सो अब ये एनर्जी चेंजेस के बेसिस पे कि क्या एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, हमारे पास दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है. One are called as exothermic reactions and the other they are called as endothermic reactions. So let us just talk more about them now. First of all we have exothermic reaction. Exo का होता है मतलब बाहर का, बाहर, थर्मिक मतलब हीट, तो हीट का बाहर निकलना is called as an exothermic reaction. Okay, so the reaction wherein the heat is given out to the surroundings usually in the form of heat and usually it is shown as a rise in temperature is called as an exothermic reaction. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्शन है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, दोनों कंबाइन करके फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के फॉर्म होने के प्रोसेस में क्या होता है, जितनी रिएक्टेंट्स को एनर्जी चाहिए है टू रिएक्ट उसके कंपैरिजन में बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है and that energy is going to be released in the form of both heat as well as light. आई होप आप लोगों को याद है जब हमने केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को स्टडी किया था. दिस इज व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां पे दो सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं. दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वहां पे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, दैट बर्न्स विद अ dazzling light and a lot of heat energy is evolved, right? और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता था. तो वो जो एनर्जी अब रिलीज हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एज वेल एज दैट ऑफ हीट. ओके, so here the energy is released in the formation of bonds which is going to be greater than that used in the breaking of old bonds. So हम कह सकते हैं delta H, the change in heat energy is going to be equal to the energy of the products minus the energy of the reactants. तो जितनी भी एनर्जी चेंज होती है हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स की कितनी एनर्जी है और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स की कितनी एनर्जी है और हम उनका डिफरेंस निकालते हैं. अगर तो प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से कम है तो इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, राइट? तभी तो इसकी अपनी एनर्जी कम होगी. इसकी अपनी एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि वेल हर एक जो भी कंपाउंड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल्स की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है. क्या होती है? उनके अंदर अपनी एक एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. ठीक है, अब हमने कैलकुलेट कैसे करते हैं ये अनदर क्वेश्चन है जिसे कि आप हायर क्लासेस में लर्न करोगे. बट इसकी जो एनर्जी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की इंटरनल एनर्जी, दिस इज लेस देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. तो हमने इसकी इंटरनल एनर्जी में से इसके इंटरनल एनर्जी को माइनस किया, राइट? इसकी अगर कम थी तो इसका मतलब है कि वो जो डेल्टा एच वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी. ठीक है, वो नेगेटिव आई तो वो नेगेटिव वो एनर्जी कहाँ गई? इसकी एनर्जी अब कम है तो वो एनर्जी गई कहाँ? That was released into the surroundings. And whenever energy is going to be released into the surroundings, we call that to be an exothermic reaction. So delta H is equal to E products, the energy of the products minus the energy of the reactants. अगर अब products की energy reactants की energy से कम है तो वेल हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स एक लोअर एनर्जी लेवल पे प्रोडक्ट पे प्रेजेंट है और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच. और क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है सो इट इज गोइंग टू बी माइनस. So products minus reactants is going to be delta H negative. So for example, we have the burning of fuels. तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है in the form of heat. So therefore this is going to be an exothermic reaction. Magnesium plus oxygen forming magnesium oxide, heat and a dazzling white light.
right? So here again this is an exothermic reaction. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म करते हैं और उसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है, सो दिस इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आपका मन आएगा कि यहाँ पे आपने मैम अभी एक टेम्परेचर बताया था, दैट वाज 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 250 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होता है। तो प्लीज डू रिमेम्बर कि जब भी हमें किन्हीं दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराना है, हमें कुछ थ्रेशहोल्ड एनर्जी तो चाहिए, कुछ एनर्जी तो चाहिए इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराने के लिए। सो वो जो एनर्जी थी वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी थी, वो एनर्जी जो कि दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए चाहिए। बट उसके बाद जब एक बार रिएक्शन शुरू हुआ, उसके अंदर अगर हीट एनर्जी ज्यादा इवॉल्व हो रही है इन कंपैरिजन टू जितनी हमने उसे हीट दी थी, तो वेल देन दैट इज गोइंग टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जिन्हें आपने पढ़ा था कि एसिड और बेसिस जब रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं दे आर आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Addition of water to anhydrous copper sulfate to turn it into blue crystals, this produces heat, so this must be also an exothermic reaction. तो copper sulfate एक व्हाइट कलर का एनहाइड्रस पाउडर होता है, इसके अंदर जब हम वाटर डालते हैं तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट 5H2O। ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, और इस हाइड्रेशन के प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। सो एनर्जी रिलीज होती है, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये व्हाइट कलर का सॉल्ट था और अब ये हाइड्रेटेड होने के बाद ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, so next type of reactions they are the endothermic reactions. Endothermic reactions वो reactions होती हैं जिसमें energy is taken from the surroundings, usually in the form of heat, and it's usually fall in temperature. ठीक है, तो एनर्जी अगर हम सराउंडिंग से लेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, देन वी कॉल इट एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बीच में, सोडियम और क्लोरीन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। सो वी हैव टू सप्लाई दैट एनर्जी। If we have to supply that energy, that reaction is called as an endothermic reaction. वो एनर्जी सप्लाई होगी कहाँ से? ऑब्वियसली सराउंडिंग से होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बर्नसन बर्नर लिया, ठीक है, आपने उस बर्नर के साथ उस केमिकल सब्सटेंस को हीट किया, तो वो सराउंडिंग्स ही तो हैं जो कि उस कंपाउंड को हीट एनर्जी दे रहे हैं। सो the reaction wherein energy is taken from the surroundings, usually in the form of heat, and this is represented by a fall in the temperature of the surroundings, well this will be called as an endothermic reaction. ठीक है, so सोडियम क्लोराइड के बॉन्ड्स टूटेंगे, सोडियम और क्लोरीन फॉर्म होगा, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. The energy required to break old bonds in this case will be greater than the energy released when the new bonds they are going to be formed. और डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा H that is the change in the energy of the two substances, that is the products and the reactant. तो प्रोडक्ट के एनर्जी में से अगर आप रिएक्टेंट्स की एनर्जी को माइनस करो और वो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आए, वेल देन दैट इज कॉल्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो डेल्टा H वैल्यू क्या होती है? डेल्टा H वैल्यू इज द चेंज इन द हीट एनर्जी. ठीक है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. और हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में वो पॉजिटिव होती है, एक्सोथर्मिक के केस में वो नेगेटिव होती है. सो पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो ये अब डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी माइनस द रिएक्टेंट की एनर्जी, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट अस सी द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसके लिए हमें हीट को सप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि ये रिएक्शन हो सके एंड फॉर्मिंग NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. नेक्स्ट वी हैव इज HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड. इसे जब हम हीट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, मर्करी और ऑक्सीजन बनेगा.
ये वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो फॉर्म करेंगे NO. दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, इसे जब हम हीट करके दो प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हीट को यूज कर रहे हैं तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो मर्क्यूरिक ऑक्साइड on heating, this gives us mercury and oxygen, and this is an example of an endothermic reaction. कैल्शियम कार्बोनेट अगेन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब हम इसको हीट करते हैं ये फॉर्म करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. Dissolving certain salts in water, for example potassium chloride, ammonium nitrate, तो इसके अंदर भी हमें हीट करना पड़ता है. ठीक है, तो कुछ सॉल्ट्स को डिसॉल्व करने के लिए भी हमें हीट करना पड़ता है. सो वी कैन कॉल दैट टू बी एन एंडोथर्मिक चेंज. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस. दिस टेक्स इन the energy from the sun, so this is also an endothermic reaction. एनर्जी चेंजेस के बेसिस पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी. हम एनर्जी चेंजेस के बेसिस पे एक और टाइप ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं, दैट आर द फोटोकेमिकल रिएक्शंस. ठीक है, तो अब यहाँ पे एनर्जी चेंजेस किसकी फॉर्म में होगी, लाइट एनर्जी के फॉर्म में. सो द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, दे आर कॉल्ड एज द फोटोकेमिकल रिएक्शंस. इनके बारे में हम लोग कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने फोटोलिसिस रिएक्शंस में पढ़ा था, अ टाइप ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. मगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तो सिर्फ एक ही सब्सटेंस होता है, एंड दैट इज ब्रेकिंग टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स. But photochemical reactions, they are in general any reactions that are taking place with the absorption of light energy. For example, hydrogen plus chlorine, they are combining to form HCl. So this is taking place in the presence of diffuse sunlight. So this is a photochemical reaction. Next we have is carbon dioxide and water. When they are going to be combining, they will be doing that in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose. Right, so this is what type of reaction, this is the photosynthesis reaction, and because this takes place in the presence of sunlight, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक photochemical reaction. उसके बाद ऑक्सीजन, अभी हमने पढ़ा था कि अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ओजोन को फॉर्म करता है. तो अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आ रही है, सनलाइट में से आ रही है. सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. Then we have iodine gas. This is the iodine molecule. I2 is iodine का molecule जिसके अंदर दो iodine के atom है और उनके बीच में एक bond है. उस bond को हम break कर सकते हैं in the presence of visible light and form the iodine atoms. Okay, so this will be also a photochemical reaction. The next we have is AGBR. AGBR वाला रिएक्शन कहाँ पे पढ़ा था, वेल अगेन हम इसको पढ़ा था जब फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम स्टडी कर रहे थे. तो AGBR जब लाइट को एक्सपोज हम करते हैं, दिस फॉर्म्स सिल्वर प्लस इट फॉर्म्स ब्रोमीन. So the light reflected from the photographic subject is going to give us silver and bromine, and when the AGBR, this is coated on the photographic plates. हम इसको फोटोग्राफी में पुराने जमाने में यूज करते थे जब हम फोटोग्राफिक फिल्म्स को यूज करते थे, और उससे फॉर्म होता था सिल्वर जो कि व्हाइट कलर का होता है, और ये साथ में ब्रोमीन गैस रिलीज होती है. तो जहां जहां पे वो लाइट पड़ती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स आती थी. सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द फोटोग्राफी. Next we have is AgNO3. AgNO3 भी light की presence में this decomposes to give us silver, NO2 and oxygen. NO2 is a reddish brown colored gas, oxygen is a colorless gas, and silver is going to be forming the white precipitates. ठीक है, तो ये व्हाइट कलर का होगा, और AgNO3 को लाइट की प्रेजेंस में हम डिकम्पोज करके सिल्वर, NO2 एंड ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं. सो ऑल दीज दे आर एग्जांपल्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है. नेक्स्ट वन फाइनल टाइप, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. अगेन आपने इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को स्टडी किया था एज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. तो अब इन जनरल अगर कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो which is taking place with the absorption of electrical energy, these are called as the electrochemical reactions. For example, water,
passing of electric current giving us hydrogen at cathode and oxygen at anode. This is an electrochemical reaction. So please do remember, जब हम water का electrolysis करते हैं, ये दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हमारे पास एक ही सब्सटेंस था, उसे हमने दो प्रोडक्ट्स को फॉर्म किया था. सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद द प्रेजेंस ऑफ विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर वो इलेक्ट्रिक करंट के पैसेज के थ्रू हो रहा है तो वेल हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे. और वाटर के केस में ये रिएक्शन तब होगा जब हम वाटर में थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, जो कि उसकी डीकम्पोजिशन में हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज NaCl. अगेन NaCl में से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, सोडियम और क्लोरीन बना. सो दिस इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. डू रिमेंबर, यहाँ पे जो हमने सोडियम क्लोराइड लिया है, मैंने आपको बताया भी था, उसे हमने मोल्टन फॉर्म में लिया है. अगर हम सोडियम क्लोराइड को उसके एक्वस सोल्यूशन में लेते हैं तो साथ में सोडियम क्लोराइड के वाटर भी प्रेजेंट होता है. तो सोडियम तो कैथोड पे रिलीज होता है, बट एनोड पे क्लोरीन ना रिलीज होके हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है. ठीक है. सो ये आप याद रखना, सोडियम क्लोराइड को आपको किस स्टेट में लेना है, मोल्टन स्टेट में लेना है. आपको इसको हीट करा के मेल्ट करा लेना है. ठीक है. ये सॉलिड होता है सोडियम क्लोराइड, सबने देखा अपने घर में, नमक सब खाते हैं. तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये मेल्ट कर जाएगा. मेल्ट करके फिर उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, देन इट विल बी गिविंग अ सोडियम प्लस क्लोरीन. नेक्स्ट वी हैव इज Al2O3. दिस इज कॉल्ड एज एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो इसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दिस फॉर्म्स एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन. Now this alumina, this is dissolved in Na3Al(F6). इसको हम बोलते हैं क्रायोलाइट. ओके. Al2O3 को हम बोलते हैं एल्यूमिना, कॉमन नेम. और Na3Al(F6), दिस इज कॉल्ड एज क्रायोलाइट. इसके बारे में डिटेल में हम आपकी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. तो हम पहले एल्यूमिना को क्रायोलाइट में डिसॉल्व करते हैं, फिर उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन. एल्यूमिनियम एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन. सो इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश हुआ और हमारा ये चैप्टर केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर फ्रॉम क्लास 9 ICSE करिकुलम. सो प्लीज, अगर आपको इस चैप्टर में या इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो फील फ्री, आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं h2chemistry@gmail.com. आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है. तो आप हमें वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और हम आपके डाउट्स के लिए हमेशा रेडी रहेंगे. हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे. और अगले चैप्टर के लिए पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करें. अगर ये वाला चैप्टर आपको अच्छा लगा, ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. So see you again. Have a nice day. God bless you.